डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार के 36 इक़साद सुन चुके हैं। अब किस्त 37 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक लाजमन किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आपको स्टोरी कैसी लगी। आइए इस दास्तान का आगाज़ करते हैं। मुझे उसकी आंखों में सितारे चकमगाते नजर आए। खातून ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मैंने आज मटर कीमा पकाया है। तो फिर नेक काम में देर कैसी, फौरन हाजिर करो ताकि इसके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। जरा सा सब्र कर लो, बाबा बस कुछ देर में आने ही वाला होगा, इकट्ठे ही इंसाफ कर लेना। उसने होशरुबा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्या करीम बाबा आज काम पर नहीं गए? नहीं, वो खुद भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कुछ ही देर पहले काम से निकले हैं। ठीक है, तो इतनी देर तक चलो तुम्हारी भूरों से बात करते हैं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। वो क्या, जल्दी बताओ, उसने बेताब होकर पूछा। इस असना में हम भूरो गाय के पास आन पहुंचे थे। वो खुशखबरी ये है कि अब तुम्हारी भूरों को तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा, अब ये तुम्हारे पास ही रहेगी। सच? हीर ने मुसर्रत से लबरेज लहजे में कहा। लेकिन वो कमालुद्दीन? अरे भूल जाओ कमालुद्दीन खान को, उसको तो मैंने ऐसा मुरीद बना लिया है कि अब मेरी मर्जी के बगैर वो दुम भी नहीं हिला सकता। हीर एक बार फिर हंसी और हंसती ही चलेगी। चांदी के अनगिनत घुंघरू संगे मरमर के फर्श पर टूट टूट कर बिखरते रहे। मेरी समात पर ठंडे मीठे आबे हयात की फवार पड़ती रही। हीर के चेहरे का रंग कश्मीरी सेब की मानी सुर्ख हो चला था। यकलक तो वो संजीदा होती चलेगी। सुना है कमालुद्दीन अपने साथ कोई लड़की लाया है। हाँ, उसके किसी पुराने दोस्त की बेटी है, उसे अपनी बेटी बनाया उसने। सुना है वो डाढ़ी सोनी है। हीर के लहजे में शक और हसद का मिला जुला तासुर था। तुम भी तो साथ थे खान जी के, तुमसे तो खूब बातचीत करती होगी ना वो। सोनी तो है, लेकिन तेरा तो वो पासिंग भी नहीं है। तू तो हीर है ना, और हीर तो एक ही होती है हर लिहाज से। वो बुरी तरह शर्मा गई। उसका गुलाब गूं चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया। मैंने पहली बार इस तरह उसकी तारीफ की थी। मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं वो शर्मा कर अपने कमरे में ना जा छुपे, लेकिन खैरियत गुजरी। उसने बर वक्त तमाम अपने आप को संभाल लिया। उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली और धीमे लहजे में बोली, एक बात कहूं, मानोगे? तुम एक बार कहकर तो देखो, मैंने वालियाना अंदाज में कहा। हीर की नजरें एक बार फिर झुक गईं। तुम अपनी ये झाड़ झंकार सी दाढ़ी ना साफ करा दो, तुम्हारी मूछें भी बेतरतीब हो रही हैं। बस इतनी सी बात तुमने पहले कह दिया होता। दरअसल मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिल सकी कि अच्छा खैर, मैं अभी नाई के पास जाता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हीर ने कदरे झींपे उलाजा में कहा। तुमने पहली बार तो फरमाइश की है, इससे फौरन पूरा होना चाहिए। इतनी देर में करीम बाबा भी आ जाएंगे। हीर मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैं निकल गया। गांव का बाजार अच्छा खासा पुररौनक था। साल भर पहले ही यहाँ बिजली पहुंची थी, लेकिन इसके असरात बेहद दूर रस थे। अक्सर दुकानों में पंखे चल रहे थे। दोपहर होने के बावजूद इक्का दुक्का बल्ब भी रोशन थे। वक्त गुजरने के साथ साथ शहरों और देहातों का बाहमी फासला कम होता जा रहा था। बैरून मुल्क जाने वाले देहातियों ने अपने घरों में सदियों से भंगड़े डालती मुफलसी को देश निकाला दे दिया था। जहां जहां बिजली पहुंच रही थी, वो बरकी आलात का अमल दखल भी बढ़ता जा रहा था। मैं नाई की दुकान में पहुंचा तो सामने ही बड़ा सा टेप रिकॉर्डर रखा नजर आया। नाई था तो अच्छा खासा उम्र रसीदा, लेकिन उसे शायद अभी तक अपनी गुजरी बहार का एहसास नहीं हो सका था। चेहरे पर से दाढ़ी मूछे उसने रगड़ रगड़ कर साफ कर रखी थी। दुकान को भी उसने बड़े बड़े आईनों से मुज़य्यन कर रखा था। अच्छा खासा शौकीन मिजाज शख्स मालूम होता था। उसने मेरी शक्ल और हुलिया देखते ही मुझे पहचान लिया। आओ सरकार आओ, इधर तशरीफ रखिए, क्या खिदमत करूं सरकार की? खान जी तो ठीक ठाक है ना? हाँ वो ठीक ठाक है, तुम मेरी शेव पहना दो। ये शेव तो नहीं, ये तो दाढ़ी है। इसके बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं वापस पहुंचा तो करीम बाबा घर आ चुका था। मुझे देखकर उसने बेहद खुशी का इजहार किया। हीर ने मटर कीमा बहुत लजीज बनाया था। गरम गरम रोटियों ने मज़ा दोबाला कर दिया। हीर ने छाछ की चाटी भी लबालब भर कर साथ रख दी थी। करीम बाबा मुझसे पिछले दिनों के वाक़यात को मुतल्लिक पूछता रहा। मैंने मुनासिब कथा और ब्रीत के साथ उसे तमाम वाक़यात बता दिए। वो मेरी बहादुरी की दिल खोल कर तारीफ़ें करता रहा। खाना खाने के बाद मैंने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। ये क्या है बेटे? उसने हैरानी से पूछा। इस बात को छोड़ो बाबा, तुम लोग तैयारी कर लो, तुम्हें डॉक्टर साहब के साथ कराची जाना है, मैंने मजबूत लहजे में कहा।
लेकिन तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई सईद? यह रकम मुझे खान जी ने इनाम के तौर पर दी है। तुम रकम की फिक्र ना करो, जरूरत पड़ी तो और मिल जाएगी। तुम कल कोर्ट छठे जाओ तो वापसी पर डॉक्टर साहब से मिल लेना और पता कर लेना कि इनका कब तक कराची जाने का इरादा है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, करीम बाबा ने धीमे लहजे में कहा। उस रोज शाम बेहद जल्दी हो गई, या शायद मुझे महसूस हुआ था। सूर्य ढले में कमालुद्दीन की हवेली की जानिब चल पड़ा। मैं हवेली में पहुंचा तो कमालुद्दीन खान को बड़े हाल में अपने कारिंदों के दरमियान घिरे पाया। बड़ी बेतुकल्लफाना फिजा थी। कारिंदे शायद इससे कोई फरमाइश कर रहे थे, लेकिन वो इनकार कर रहा था। मुझे देखकर वो कुछ चौंका। बगैर दाढ़ी के मुझे पहचानने में उसे कुछ दुश्वारी पेश आ रही होगी। अबे ये अपना सईद खान है, उसने एक जोरदार कहका लगाया। अबे देखो कितना चिकना हो कर है। कमालुद्दीन के अलावा बाकी लोग भी कहके लगाने लगे। कह के कुछ थमे तो रोशन ने कहा, सईद खान, यार तुम ही खान साहब से कुछ सिफारिश कर दो, हमारी तो किसी की नहीं मान रहे। कैसी सिफारिश रोशन भाई? मैंने पूछा। देखो भाई, हम सब खान जी से कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं हवेली में मुजरा नहीं हुआ है, लिहाजा महफिल जमनी चाहिए। कमालुद्दीन भी मेरी राय का मुंतजिर था। मैंने झिझकते हुए कहा, देखो भाई, मुझे तो इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपनी दिलचस्पी को छोड़ो यार, हमारी खातिर हाँ कर दो। जमालू ने कहा, वैसे भी तुम इस महफिल में नहीं आओगे तो अच्छा है। साली कंजरी, तेरे सामने हम जैसों को क्या घास डालेगी? तमाम लोगों ने मिलकर जोरदार कहका लगाया। मैं झीप सा गया। खान जी, सईद खान जैसे हीरे की आमद की खुशी ही में हाँ कर दे। अबे ये तो सोचो, अब हवेली में एक जवान बच्ची भी तो मौजूद है। कमालुद्दीन ने तेज लहजे में कहा। सब लोग एकदम खामोश हो गए। वो सब रेशमा को तो भूल ही गए थे। आखिरकार सादिक ने पुरजमुर्दा लहजे में कहा, फिर जैसे आपकी मर्जी खान जी, वैसे अंधी खुई वाले डेरे पर भी महफिल जमाई जा सकती थी। अच्छा, 2-4 दिन सब्र कर लो, फिर सोचेंगे इसके बारे में। कमालुद्दीन ने नरम लहजे में कहा। इन सब के चेहरों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो सब कमालुद्दीन के मिजाज आशना थे। इन्होंने उसके अल्फाज से अंदाजा लगा लिया कि वो अब तकरीबन राजी ही है। वो महफिल रात 12 बजे तक जारी रही। ठीक 12 बजे तमाम लोग रुखसत हो गए। सिर्फ मैं और कमालुद्दीन हवेली के हाल में रह गए थे। कमालुद्दीन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया। सईद खान, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस तोहफे के सही हकदार हो। तुम्हें यह तोहफा जरूर पसंद आएगा। कमालुद्दीन के इन अल्फाज ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। वो अपनी अलमारी की जानिब बढ़ा। वापस लौटा तो उसके हाथ में उम्दा किस्म के गत्ते का डिब्बा था। उसने वो डिब्बा मेरे हाथ में दे दिया। मैंने बड़ी बेताबी से डिब्बा खोला। डिब्बे में मौजूद तोहफे को देखकर एक लम्हे के लिए मैं मशहूर सा होकर रह गया था। ये चमकदार गहरे रंग का बेहद खूबसूरत पिस्तौल था। ये साइज में मेरे कोल्ट पिस्तौल से कदरे छोटा था, अलबत्ता खूबसूरती और नफासत में उससे भी बढ़कर था। मैंने नहायत अपनाइयत उसे हाथ में उठा लिया। ये वजन में भी कोल्ट की निस्बत काफी हल्का था। इसकी गोली का खाली खोखा बाहर फेंकने का रास्ता बाएं जानिब था, जबकि कोल्ट में ये रास्ता दाएं जानिब था। मैंने इस पर कंदा नाम पढ़ा। यह वाल्थर P5 पिस्तौल था, जर्मनी का बना हुआ। कमालुद्दीन मुस्कुराती नजरों से मेरा जायजा ले रहा था, लेकिन मैं बदस्तूर पिस्तौल के मुआयने में मसरूफ रहा। पिस्तौल के साथ 2 मैगजीन और बहुत सी गोलियां भी रखी हुई थी। मैंने पिस्तौल को उसकी जगह पर वापस रखा और मैगजीन में गोलियां भरने लगा। पूरी 8 गोलियां डालने के बाद भी मजीद 1 गोली की गुंजाइश थी। कमालुद्दीन का कहना बिल्कुल सही था। वाकई ये बेहद शानदार तोहफा था। ये तोहफा मुझे बेहद पसंद आया था। मैं डिब्बे का ढक्कन दोबारा बंद करने लगा। नहीं सईद खान, हथियार सजा कर रखने के लिए नहीं होते, इन्हें अपने हाथ की पहुंच में रखना चाहिए। मैंने पिस्तौल में मैगजीन चढ़ाया और उसे नेफे में उड़स लिया और दूसरे मैगजीन में गोलियां भरने लगा। खूबसूरत हथियार है खान जी, खूबसूरत भी और तबाहकुन भी। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये तोहफे के तौर पर दिया था, तब से ये ऐसे ही रखा है। तुम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करते खान जी? मैंने सवाल किया। मैं दरअसल पुराने मिजाज का बंदा हूँ। मुझे पिस्तौल से ज्यादा रिवाल्वर पसंद है। मेरे पास रॉगर का 32 बोर का अमेरिकी रिवाल्वर मौजूद है। बड़ा शानदार हथियार है। मैंने उससे पूछा। मैंने एक बंदे के पास कोल्ट पिस्तौल देखा था, वो भी बहुत खूबसूरत हथियार है। वाल्थर पिस्तौल ज्यादा महंगा है या कोल्ट? यह पिस्तौल जो मैंने तुम्हें दिया, इसकी कीमत कोल्ट से तकरीबन 2 गुनी है। अभी हम बात ही कर रहे थे कि रोशन कमरे में दाखिल हुआ। उसने 7mm राइफल शाने से लटका रखी थी। उसके चेहरे पर तनाव के आसार थे। चलिए खान जी, उसने कहा। चलो जवान, ये मामला भी निपटा ही दें, कमालुद्दीन खान ने उठते हुए कहा। मैं समझ नहीं पाया कि वो कौन से मामले की बात कर रहा है, ताहम मैं भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। जब हम हवेली के सदर दरवाजे की जाने पड़े तो मैंने कहा, खान जी मैं अपने कमरे से राइफल ले लूं? नहीं, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। कमालुद्दीन ने गंभीर लहजे में कहा।
हवेली के गेट के बाहर 3 घोड़े तैयार खड़े थे। मेरे हिस्से में एक बार फिर सोना आया। हम तीनों घोड़ों पर सवार होकर एक तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इस हिम्मत में कमालुद्दीन का सबसे बड़ा भट्टा था। यह भट्टा आबादी से काफी दूर था। यह वही जगह थी जहां कमालुद्दीन ने मुझे कैद करवाया था। जिस जगह हमारे घोड़े जाकर रुके वो मकान वही था जिसके एक कमरे से मैं फरार हुआ था। मकान के सामने समदू शायद हमारा मुंतजिर था। उसने तीनों घोड़ों की बागें पकड़ी और इन्हें एक तरफ ले जाने लगा। मैंने कमालुद्दीन से मजीद कुछ सवाल नहीं किया। जो कुछ भी था सामने आने वाला था। मेरा पिस्तौल मेरी गिरफ्त में आने के लिए बिल्कुल तैयार था। ऐसे मुझे कोई फिक्र नहीं थी। हम मकान में दाखिल हुए। सहन में लालटेन जल रही थी और वहां 4 अफराद चारपाई पर बैठे थे। मैंने इन्हें पहचान लिया। वो जिंदू, सुल्तान, सादिक और जमालू थे। कमालुद्दीन को देखते ही वो उठ खड़े हुए। क्यों भाई, सब कुछ तैयार है ना? कमालुद्दीन ने भारी लहजे में कहा। हाँ खान जी, सब कुछ तैयार है, जमालू ने जवाब दिया। कमालुद्दीन ने आगे बढ़कर इस कमरे की कुंडी खोल दी जिसमें कुछ दिन पहले मैं रह चुका था। रोशन ने अपनी राइफल सीधी कर ली थी। जमालू और सादिक के हाथों में पिस्तौल थे। इनकी देखा देखी मैंने भी अपना वाल्थर निकाल लिया। मैंने उसे कहा किया तो मुझे बहुत कम कुव्वत सर्फ करना पड़ी। लालटेन जमालू के हाथ में थी। वो मोहतात कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। सादिक तकरीबन उसके साथ साथ था। फिर हम सभी उस कमरे में घुस गए। लालटेन की मध्यम रोशनी में जो मंजर मेरे सामने था उसे इबरत असर भी कहना चाहिए। ऐन उसी चारपाई पर जिस पर चंद दिन पहले मैं बंधा पड़ा था, अब मुंशी उल्फत रसन बस्ता पड़ा था। इसके साथ वाली चारपाई पर डिवाई रस्सियों में जकड़ी हुई पड़ी थी। उसे फटे पुराने कपड़े मुहैया कर दिए गए थे। इन दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। कमालुद्दीन ने इशारा किया तो सुल्तान ने उनके मुंह से कपड़े खोल दिए। अब बताओ उल्फत, तुम्हारा क्या हाल है? उल्फत अली ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन हकला करे क्या। इसकी हालत देखकर कमालुद्दीन ने एक जोरदार कहका लगाया। इसके कारिंदे भी उसके साथ हंसने लगे। मैं वाहिद शख्स था जो खामोश था। मेरी नजरें डिवाई पर जमी हुई थी। उसका मुंह जोर शबाब जाने कहाँ जा सोया था। उसकी गंदमी रंगत सरसों के फूल की मानिस जर्द हो रही थी। दोनों आंखें अपने हल्कों से बाहर उबली पड़ रही थी। वो मरने की हद तक खौफजदा थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। उसका लालच उसे ले डूबा था। वो कम नसीब औरत मुंशी के दिखाए हुए सब्ज बागों की खारदार बाड़ों में फंस गई थी। कमालुद्दीन ने एक बार फिर उल्फत अली का मुंह खुलवाने की कोशिश की। इसका मुंह तो खुल गया लेकिन उससे बदबूदार गालियों के अलावा कुछ बरामद नहीं हुआ। उसकी गालियों के जवाब में एक बार फिर कह के बुलंद हुए। सुल्तान ने उसका मुंह एक बार फिर कपड़े से बांध दिया। कमालुद्दीन ने डिवाई की जानिब देखा ही था कि वो ज़ारो कतार रोने लगी। वो गिरिया जारी करते हुए कमालुद्दीन से मुआफ़ी तलब करती रही लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। कमालुद्दीन ने इशारा किया तो सुल्तान ने उसके मुंह पर भी कपड़ा बांध दिया। कमालुद्दीन मुझे साथ लेकर कमरे से बाहर निकला और एक चारपाई पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगा। इसका सुनहरी लाइटर नीम तारीकी में भी चमक रहा था। अंदर कमरे में से दोनों असीरों को उठाकर बाहर लाया क्या। इन्हें 2-2 अफराद उठाए हुए थे। वो लोग मकान से बाहर निकल गए तो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कमालुद्दीन भी उठ खड़ा हुआ। चलो सईद खान। लेकिन कहाँ खान जी? अभी पता चल जाएगा, कमालुद्दीन ने भारी लहजे में कहा। हम दोनों का रुख भट्टे की जानिब था। भट्टे के करीब पहुंचते ही मुझ पर पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो गई। ईंट पकाने की बड़ी वाली भट्टी में आग तेजी से भड़क रही थी। वहीं करीब ही जमीन पर वो दोनों मुजरिम पड़े हुए थे। आग की लपटें दूर ही से झुलसाए दे रही थीं। आग की जर्द रोशनी में दोनों के चेहरे कोरे लट्टे के मानिस सफेद नजर आ रहे थे। कमालुद्दीन के 5 कारिंदे पत्थर के बुत बने खड़े थे। कमालुद्दीन को आते देखकर सुल्तान ने मशीनी अंदाज में इनके मुंह से कपड़ा हटा दिया। इनके हल्क से कर्बनाक चीखें निकल रही थी। अज़ियतनाक मौत को सामने देखकर उल्फत भी सारी अकड़ फूं भूल चुका था। अब वो भी जख्मी ऊंट की मानित बुलबुला रहा था। डिवाई की हालत तो देखी नहीं जा रही थी। मौत के खौफ ने पहले ही उसका आधा खून खुश कर दिया था। इनकी रहम की दर्दनाक अपीलें भी कमालुद्दीन पर कोई असर नहीं कर सकी। यकलख्त तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खुद दहकती हुई आग पर मुअल्लिक हूँ। मेरे जिस्म की चर्बी पिघल रही है। मेरा गोश्त आग में जल रहा है। रफ्ता रफ्ता मेरा भेजा मेरे नाक के रास्ते बहने लगा है। इस भयानक मौत के तसव्वुर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरी नजरें उन दोनों पर जम कर रह गईं। सुल्तान और जिंदू आगे बढ़े और उन्होंने डिवाई को जमीन से उठा लिया। कमालुद्दीन ने गर्दन से इशारा किया। इन दोनों ने डिवाई को हवा में चिल्लाया। डिवाई के हल्क से आवाज निकलना बंद हो चुकी थी। वो दोनों उसे दहकती भट्टी में उछालना ही चाहते थे कि मेरे हल्क से एक जोरदार चीख बरामद हुई। नहीं, मेरी चीख की आवाज सुनकर सुल्तान और जिंदू यकदम साकित हो गए। कमालुद्दीन खान ने हैरत से मेरी तरफ देखा। क्या बात है सईद खान? उसके 5 कारिंदे भी मेरा मुंह तक रहे थे। ऐसा मत कीजिए खान जी, मेरी आवाज में लर्जिश थी।
तुम्हें इनका जुर्म मालूम है सईद खान, फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो? कमालुद्दीन ने हल्की सी तल्खी से कहा, तुम्हारा मतलब है मैं इन्हें मुआफ कर दूं? नहीं खान जी, मैं ये नहीं चाहता। इनका जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है, ये दोनों मौत के मुस्तहिक है, लेकिन इस किस्म की मौत नहीं। मेरा मतलब यह है खान जी कि तुम इन्हें मौत की सज़ा ज़रूर दो, लेकिन इस तरह जिंदा जलाकर नहीं। ये इंसानियत की तौहीन है खान जी, ये इंतकाम नहीं बर्बरियत होगी। लेकिन सईद खान, अगर इनके साथ ऐसा नहीं किया गया तो इनके जैसे दूसरे हरामजादे कैसे इबरत पकड़ेंगे? कमालुद्दीन का लहजा नरम पड़ गया। आपका यह ख्याल गलत है खान जी कि इस तरह दूसरे लोग इबरत पकड़ेंगे। अगर इस तरह लोगों की फितरत बदल सकती तो सबसे पहले मुंशी उल्फत को इबरत होती। ये सब शैतान की कारस्तानी है खान जी। जब शैतान इंसानी जहन पर गालिब आ जाए तो इसे अंधा कर देता है। मेरी बात सुनकर कमालुद्दीन सोच में पड़ गया। मैं बड़ी बेचैनी से उसकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज का इंतजार कर रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर कमालुद्दीन ने मेरी बात नहीं मानी तो ये मेरी और उसकी रफाकत का आखिरी दिन होगा। ठीक है सईद खान, तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। रोशन, तुम इन दोनों का मुनासिब इंतजाम करो। आओ सईद खान, हम चलते हैं। वो 5 कारिंदे हैरत से मेरा मुंह तके जा रहे थे। इन्हें हरगिज तवक्का नहीं थी कि कमालुद्दीन मेरी बात मान लेगा। ये बात अलबत्ता मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस की थी। अब इनके चेहरों पर तनाव के आसार कम हो गए हैं। मैं भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। हम दोनों मकान के करीब पहुंचे तो समदू हम दोनों के घोड़े लेकर किसी कोने खुदरे से नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर भी तनाव के आसार थे। हम दोनों घोड़े पर बैठे। एन उसी वक्त फिजा में 2 धमाके गूंजे। ये पिस्तौल के फायर की आवाज़ थी। समदू ये आवाज़ें सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। कमालुद्दीन ने उसे धीमे से तसल्ली दी। कुछ नहीं हुआ समदू, फिक्र की कोई बात नहीं। वाकई कुछ भी तो नहीं हुआ था। सिर्फ 2 इंसान अपनी जान से गुजर गए थे। जिंदगी के स्टेज पर से लाखों किरदारों में से 2 किरदार कम हो गए थे। खेल के मंजरनामे पर कुछ भी असर नहीं पड़ा था। मुंशी उल्फत और डिवाई की कहानी खत्म हो गई थी। सैफताद खान और रेशमा के किरदार अपने हिस्से के मंजर अदा करने के लिए सामने आ गए थे। लेकिन क्या वाकई मेरा किरदार सिर्फ इतना सा था? मेरी जिंदगी की राह गुजर तो कोई और थी। मैं ये कहाँ निकला था? मेरा जहन अपने ही अजाबों में था। मैं और कमालुद्दीन अपने घोड़ों पर हवेली की सिम्मत जा रहे थे। हमारे घोड़ों की रफ्तार बेहद सुस्त थी, ऐसे जैसे इस भयानक ड्रामे ने इन्हें भी मुजमहल कर दिया हो। हमने खुद भी उनकी रफ्तार तेज नहीं की। हमें भला किस चीज़ की जल्दी थी? हवेली में मेरा सजा सजा कमरा मुंतजिर था, जिसमें आरामदेह बिस्तर बिछा हुआ था। छत पर पंखा घूम रहा था। सुबह सवेरे नहायत आला किस्म का नाश्ता शिकमपुरी के लिए मेरे सामने पेश किया जाता। मुझे किस चीज़ की कमी थी? मैं अब बेघर बेदर सैफताद खान नहीं रहा था। अब मैं सईद खान था, कमालुद्दीन खान जैसी अमीर कबीर शख्सियत का मुंह चिड़ा मुलाजिम, नमकख्वार। अब मैं वो सर फिरा नौजवान नहीं था जो किसी की एक मामूली सी बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। अब तो कमालुद्दीन मुझे 2-4 जूते भी मार लेता तो मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरे दिल में एक चिंगारी सी भड़की। मैं ये कहाँ फंसा हूँ? मेरी मंजिल ये तो नहीं थी। मुझे तो अभी बहुत से पुराने कर्ज चुकाने थे। मैं अपने बाप के कातिलों को तो भूल ही चुका था। मैं इस बदबख्त औरत जनते को तो भी भूल चुका था जो मेरी माँ कहलाती थी। लेकिन उसने अपना सगा बेटा जमाने की ठोकरें खाने के लिए तन्हा छोड़ दिया था। उसने अपने आशना के हाथों मेरा बाप मरवा दिया था। हीर की घनी जुल्फों की छांव ने मुझे अपनी जिंदगी के सुलगते रेगजारों को भूल जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं तो उस शफीक हस्ती फकीर बाबा को भी फरामोश कर बैठा जिसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी के रास्तों को बदल डाला था। मेरी ही वजह से तो उसने वो कातिल गोलियां अपने जिस्म में बर्दाश्त की थी। मैं तो अपनी जान बचाकर ऐसा भागा कि उसकी खबर तक नहीं ली। मुझे अपने रगे पैर में इज़्तिराब की मुहिब लहर तोड़ते महसूस हुई। मुझे सुनहरे पिंजरे से निकलना है जल्द अज जल्द, वरना मेरे वजूद में पन्हा सैफताद खान मर जाएगा। ठीक है, मैं फौरी तौर पर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन हीर, मुझे एक बार फिर अपने इरादे डामाडोल होते महसूस हुए। मैं हीर को इस तरह मौत के मुंह में जाने के लिए भी तो नहीं छोड़ सकता था। खान जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मेरे धीमे लहजे में कहा। हाँ कहो सईद खान, कमालुद्दीन ने मुस्तैद होकर कहा। खान जी, मेरी जिंदगी के कुछ पहलू ऐसे हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं। ये समझ लो कि कुछ कर्ज हैं जो मुझे चुकाने हैं, कुछ फराइज हैं जिन्हें अदा किए बगैर मैं चैन से नहीं बैठ सकता। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। आगे कहो सईद खान, मैं पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ की हैं कि अब आपसे ये छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपसे ये 1 लाख रुपए रकम मैंने दरअसल करीम बख्श की बेटी हीर के लिए तलब की थी। वो शदीद बीमार है, उसकी बीमारी के इलाज के लिए बहुत भारी रकम दरकार होगी। मेरा लहजा भारी होता चला गया। मुझे मालूम है कि करीम बख्श की बेटी सख्त बीमार है। अगर तुमने उसकी खातिर इतना कुछ किया है
तो ये एक काबिल तौसीफ बात है। जहाँ तक रकम की बात है वो मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मेरा कहने का ये मतलब है खान जी कि मुमकिन है किसी दिन मैं अपनी ज़िंदगी के कर्ज चुकाने के लिए यहाँ से रवाना हो जाऊँ। ऐसी सूरत में आप वो रकम करीम बख्श को दे देना। मैं वादा करता हूँ कि जो ही मुझे फरागत हुई मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में लौट आऊँगा। तुमने मुझे ज़िंदगी के एक नए रुख से आशना किया है सईद खान। कमालुद्दीन ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी ज़ात से बहुत कुछ सीखा है। जहाँ तक इन 1 लाख रुपए का जिक्र है या ताल्लुक है तो मैं पहले ही से कह चुका हूँ कि वो तुम्हारे हो चुके हैं। अगर ये कोई कर्ज था तो तुम वो कर्ज चुका चुके हो। अगर वो कोई इनाम था तो पिछले चंद दिनों में तुम खुद को इस इनाम का हकदार साबित कर चुके हो। जहाँ तक बात नौकरी की है तो मेरे पास नौकरों की कमी नहीं, जो जानिसार और वफादार भी हैं। अब तुम्हारी हैसियत मेरे लिए एक पुरखलूस दोस्त की सी है, और दोस्त कुछ अरसे के लिए बिछड़ भी जाते हैं। आज से करीम बख्श की बेटी मेरी बेटी है। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर तुम्हें किसी भी तरह मेरी मदद दरकार हो तो मुझसे तकल्लुफ़ नहीं करना।